इसमें 3 हिस्से थे, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, और तीसरी चीज कंसिडरेशन। अगर आप नोट करेंगे तो पास पेपर में मेजॉरिटी सवाल कंसिडरेशन वाली साइड से है। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन देख लेते हैं। व्हाट इज एन एग्रीमेंट? वेरी गुड, छा गए ये तो। आप तसल्ली से उसे घर तक छोड़ के आएंगे कि एग्रीमेंट अपने तुमने सुन लिया तो वो करो। व्हेन इज एन एग्रीमेंट कंसिडर्ड टू बी वॉइड? एग्रीमेंट वॉइड कब होता है? स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, अंडर विच द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट है। अच्छा ये दो रिपीट हो रहा है। सर्कमस्टांसेस अंडर विच द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट विल बी कंसिडर इलीगल। आपने पहले बताना एग्रीमेंट क्या होता है, फिर कहेंगे एग्रीमेंट वॉइड कब होता है। आप कहेंगे एग्रीमेंट तब वॉइड होता है जब उसमें उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि वो कानूनी तौर पे परफॉर्म ना हो सके, वो लीगली एनफोर्सेबल ना रहे। और यहां उन्होंने कहा है कि बताएं ऑब्जेक्ट वगैरह जो है वो कब इलीगल कंसिडर होता है। आप कहेंगे 5 सूरतों में ऑब्जेक्ट वगैरह इलीगल कंसिडर होता है। वो 5 सूरतें जो हमने किताब में पढ़ी हैं। तो ये सवाल तकरीबन रट्टे वाला सवाल था। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, पुराने से नए सवाल की तरफ चलते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी। हर वो शख्स कंपिटेंट है जो एज ऑफ मेजोरिटी को पहुंचा हुआ है, अकॉर्डिंग टू लॉ विच ही सब्जेक्ट, एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड। उन्होंने कहा कंपिटेंट पर्सन वो है जो एज ऑफ मेजोरिटी को पहुंचा हो और साउंड माइंड हो। एकदम से हमें याद आया कि कुछ बताना मिस कर दिया इन्होंने। इससे पहले कि हमें याद आता, उन्होंने खुद ही से कहा describe the circumstances in which a person may not be able to enter into contract despite meeting the above condition। ऊपर की दोनों पूरी होने के बावजूद भी आप बताएं कि ऐसा हो सकता है कि फिर भी हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना कर सके। हम कहेंगे कि there is a list of disqualified by law persons, और वो ऐसे लोग हैं जो माइनर ना भी हो, साउंड माइंड भी हो, तो भी उनको लॉ ने मना कर दिया कि उनके साथ नहीं डील करना। तो इन्होंने इतना ज्यादा खोल के हमें बता दिया कि 2 चीजें बताई, तीसरी नहीं बताई, और आपसे पूछा बताओ इसके अलावा भी कुछ होता है, तो आप कहेंगे हाँ जी होता है ये तीसरी चीज। तो ये सवाल भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब टेक्निकल सवाल नजर आ रहा है। ऑन 4 मार्च 2021 एलिया एग्रीड टू सेल हर एंसेस्ट्रल ज्वेल्स टू सलमा। एलिया ने अपनी अबो अजदाद से जो मिली हुई ज्वेलरी थी वो सलमा को देने का वादा किया एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, कम पैसों में। However, on the next day when Salma came to take the delivery, जब अगले दिन सलमा जो है वो ज्वेलरी लेने के लिए आई, Alia's brother being custodian of jewels refused to honor the delivery on the premise। एलिया के ब्रदर ने, जो कि रखवाली कर रहा था उनकी जो ज्वेलरी तो नहीं ज्वेल्स की हिफाजत कर रहा था, उसने मना कर दिया। उसने कहा सॉरी मैं आपको ये चीज नहीं दे सकता। क्यों? ऑन द प्रेमाइज, इस अजम्पशन पे, इस बात पे दैट एलिया वाज एडमिटेड टू द मेंटल हॉस्पिटल। एलिया तो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिटेड है, एंड देयरफॉर हर अर्लियर एग्रीमेंट टू सेल द ज्वेल्स वाज नॉट वैलिड। तो इस वक्त चूंकि वो मेंटल अस्पताल में है, तो उसने जो पिछले दिन वादा किया या पीछे जो वादा किया था वो सही नहीं है। आपको सुनते ही समझ आ गया, लेकिन पहले देखिए वो क्या कह रहे हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस वेदर एलियास ब्रदर इज जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग टू डिलीवर द ज्वेल्स। क्या वो जस्टिफाइड है? नहीं। अब आपको मैंने बताया था कि इस तरह के सवाल में आपने आधी इंग्लिश सवाल में से उठानी है। सबसे पहले तो बता दें कानून क्या कहता है। कानून कहता है कि साउंड माइंड वो है जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इतने होशो हवास में हो कि अच्छा बुरा समझ सके। कानून बता दिया। फिर नीचे कहें कि इन द गिवन सिचुएशन एलिया वाज नॉट एडमिटेड टू मेंटल हॉस्पिटल एट द टाइम जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। नीचे सोल्यूशन में देयरफॉर और सवाल में से अल्फाज उठाना है। सवाल क्या था? डिस्कस करें कि क्या एलिया का ब्रदर इज जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग टू डिलीवर द ज्वेल्स। तो हम कहेंगे देयरफॉर एलियास ब्रदर इज नॉट जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग टू डिलीवर। तो आपने वहीं से ही उसका जवाब उठा के दे दिया। यहाँ पे एक जो जुमला लिखा हुआ है कि एलिया वॉज एडमिटेड टू, अब इस वॉज के 2 मतलब निकाले जा सकते हैं कि मतलब ये है कि चूंकि सवाल हमें पूरा का पूरा पास्ट टेंस में मिला। उन्होंने कहा एलिया ने पहले वादा किया था, फिर जब अगले दिन वो सलमा पहुंची थी तो उसको इनकार हो गया था। तो भाई ने कहा था कि इस वक्त वो मतलब वो मेंटल हॉस्पिटल में थी। अब ये थी किस वक्त थी? डाउट हो गया, डाउट हो गया। आपने एक तरह से आंसर देने के बाद नीचे एक अजम्पशन लिखनी है कि इफ एलिया वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर ये ऊपर वाला जवाब डिफरेंट होगा। यानी कि अजम्पशन दे दें, क्योंकि सवाल के जुमले से एक थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि पता नहीं इस वॉस का मतलब पीछे वाला है या अभी वाला है। अपेरेंटली हमें ये लगा कि ये अभी की बात हो रही है।
लेकिन अगर ये डाउट आया है तो सवाल को एक तरह से आंसर करने के बाद नीचे अजम्पशन दे दें ताकि उन्हें पता लग जाए कि आपका जवाब गलत नहीं है, आपने जो अजम्पशन लिया आपने उसके थ्रू जवाब दिया है। उन्होंने ये नहीं देखना कि कितना एक्यूरेट किसने लिखा है, किसने फुल स्टॉप लगाया या नहीं लगाया, उन्होंने देखना है कि किसने लॉजिकल बात की है, किसने उसको लॉजिकली समझा है और उसको लॉजिकली इंटरप्रेट किया है। तो इधर लॉजिक के मार्क्स हैं, यानी कि लॉजिकली उसको सही कह दें। मजे की बात है एक ही सिनेरियो को एक बच्चा सही कह दे गलत कह दे, दोनों तरह से वैलिड है। कई दफा उनके रिकमेंडेड सॉल्यूशन जिसपे वो मार्किंग करते हैं, एक सवाल के 3-3 4-4 जवाब होते हैं और वो हर बच्चे को सही वो कर रहे होते हैं। तो जो चीज वो चेक कर रहे हैं वो है आपने लॉजिक सही दी है या नहीं दी और आपको कानून पता था या नहीं। तो आपने कानून बताया, हल्का सा डाउट हुआ, नीचे अजम्पशन लिख लेंगे, मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ कि वो वाली चीज उस वक्त हुई है। क्लियर? कंसिडरेशन की तरफ चलते हैं। Describe the circumstances under which an agreement made without consideration is considered valid and binding under Contract Act 1872। 7 नंबर के लिए उन्होंने कहा कि बताएं वो कौन से एग्रीमेंट हैं जहां बगैर कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। आपके पास वो 4 टेबल मौजूद है, उन्होंने पूरा टेबल एज इट इज कॉपी पेस्ट पूछ लिया। A was badly in need of money and offered to sell his motorcycle worth 50,000 to B for 10,000। 50,000 वाली मोटरसाइकिल B को उसने 10,000 में बेचने का वादा कर लिया। B accepted the offer but before the motorcycle could be delivered A received another offer of 35,000 and sold the motorcycle। A को किसी और ने कहा जी 35,000 में मोटरसाइकिल आप मुझे बेच दो। A ने B के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया और ये कह दिया कि तुम्हारी कंसिडरेशन इनएडिक्वेट थी। क्या A जो है वो लायबल है B को? तो हमने ये कहना है कि कानून ये कहता है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, कंसिडरेशन की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन उसका इनएडिक्वेट होने से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। गिवन सिचुएशन में कंसिडरेशन थी लेकिन कम थी, 35,000 नहीं थी, 50,000 नहीं थी, 10,000 थी। बट चूंकि कंसिडरेशन थी और एग्रीमेंट हो चुका हुआ था, तो ऐसे में ये नाइंसाफी हुई है कि वो वाला कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के किसी और बंदे को चीज डिलीवर कर दी। तो ये वाली बात हम नहीं मानेंगे कि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने हमें इजाजत दी हुई है कि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट हो सकती है। डन। एक स्टेप ऊपर। तारिक प्रॉमिस टू पे ताहिर फॉर हिज सर्विसेज व्हाट एवर अमाउंट तारिक माइट थिंक रीजनेबल। तारिक ने ताहिर से कहा कि तुम्हारी सर्विसेज पे जो मुनासिब लगेगा वो दिया जाएगा। कौन? तारिक ने ताहिर को पैसे देने और तारिक ने कहा जो मैं तारिक को मुनासिब लगेगा मैं तुम्हें वो पैसे दूंगा। ताहिर इज नॉट डिससेटिस्फाइड। आई के कई दफा नाम ऐसे इस्तेमाल करता है कि आप पेपर में उलझते रहें कि मतलब बार बार भूल जाएं कि ताहिर वाला कौन था और तारिक वाला कौन था। तो ताहिर इज नॉट डिससेटिस्फाइड विद द अमाउंट पेड बाय तारिक। एक्सप्लेन वेदर ताहिर कैन सू तारिक। तो ताहिर जो है उसको पैसे चाहिए। ताहिर सर्विस प्रोवाइडर है और तारिक पेमेंट करने वाला है। तारिक ने ताहिर से कहा कि तुम सर्विसेज मुझे दो, मैं जो मुझे मुनासिब लगेगा मैं तुम्हें दे दूंगा, और फिर जो उसे मुनासिब लगा उसने दे दिया। लेकिन दूसरे बंदे ने कहा कि ये मुझे मुनासिब नहीं लगा और लड़ पड़ा और मामला अदालत में पहुंच गया। तो अब बताएं कि क्या वो ये कह सकता है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है? अब यहाँ पे एक इसका आंसर ये बन सकता है कि हम कहेंगे कि यहाँ ऑफर ही समझ नहीं आ रही, सर्टेनिटी नहीं है, जो मुनासिब लगा दे दिया जाएगा, वो उस तरह से नहीं है। तो इस हवाले से ये कंसिडरेशन ठीक नहीं लग रही कि जिसमें मतलब तय नहीं हुआ हुआ, इसमें डाउट है और क्लियर नहीं है, तो ये ऑफर ही गलत थी। तो अगर मैं ऑफर एक्सेप्टेंस की तरफ से जाके कहूं तो मैं कहूँ कि ये तो बात ही गलत हुई है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया और बंदे ने सर्विसेज भी दे दी। अब क्या हो, सर्विस तो दे दी है बेचारे। तो यहाँ पे एक रूल होता था पहले, जो कि अब हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको हम कहते हैं क्वांटम मेरिट। उसमें हम कहते हैं अगर किसी ने कुछ सर्विस दे दी है, कुछ ना कुछ कर दिया है, तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इखलाकी तकाजे में आके हम कहेंगे कि चूंकि एक इंसान ने दूसरे को सर्विस प्रोवाइड की है, भले रेट तय नहीं हुआ था, लेकिन उसको मुनासिब रेट मिलना चाहिए। और वर्ड मुनासिब अगर इन्होंने आपस में नहीं डिफाइन किया और एग्जीक्यूट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर मुनासिब को कौन डिफाइन करे? अदालत। तो इसका यूं भी आंसर हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में जितना है उसके मुताबिक हम सिंपली कह सकते हैं कि ये ऑफर ही गलत थी, ये कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हुआ ही नहीं। और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो फिर किस बात पे अदालत में लेके जाएगा और लीगली एनफोर्स कैसे करेगा? तो इसके दो अलग जवाब हैं। करंटली जो आपके सिलेबस में बनता है वो ये है कि ये ऑफर ही गलत है, जिसमें सर्टेनिटी नहीं है। 3, इन केस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, नीचे दी गई दोनों सिचुएशन में आपने बताना है स्टेट द कंडीशन एज स्पेसिफाइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हिच मस्ट बी फुलफिल्ड टू मेक अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आपने वो शर्तें बतानी है जो पूरी होना जरूरी है ताकि नीचे दी गई जो कंडीशन है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। नीचे क्या है?
फरवरी 2014 में राहील ने प्रॉमिस किया कि वो 3 लाख देगा समीर को अगेंस्ट अ डेट ऑफ 5 लाख विच वाज ड्यू फॉर पेमेंट इन मार्च 2010। मार्च 2010 में एक डेट था, 3 साल गुजर के फौत हो गया होगा बेचारा, और अब उसने वादा किया है कि ठीक है जी मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दे दूंगा। तो ये वादा कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल किस तरह से इख्तियार कर, ये टाइम बार्ड है। अगर साइन कर दे, अगर साबित हो जाए कि इन्हीं के दरमियान ये टाइम बार्ड था, अगर तो पहले साबित हो जाए कि वो वाला टाइम बार्ड हो चुका है, और नंबर 2 यहाँ पे इस बंदे ने साइन करके एक्नॉलेज इन राइटिंग कर लिया है कि हाँ भैया मैं तुम्हें पे करूंगा। अब अगर वो कम भी पे कर रहा है तो ठीक है, जो उनके दरमियान तय हो जाए वो सही है। तो कहने का मतलब है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक शर्त टाइम बार की पूरी होनी जरूरी है कि उतना टाइम गुजर गया हो। सवाल में लग तो ये रहा है कि 3 साल गुजर गए हैं, लेकिन 3 साल भी हमारे सिलेबस में तो नहीं लिखा हुआ ना। तो आपने कह देना है कि अगर ये इतना टाइम गुजर गया कि टाइम बार्ड हो गया, नंबर 1, और नंबर 2 दूसरे बंदे ने राइटिंग में अगर एग्री कर लिया है तो ठीक है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। Shazia promised to pay 1 लाख to her brother Rauf on account of his university fee for 3 years. Shazia ने अपने भाई के यूनिवर्सिटी फीस देने का वादा कर लिया है कि वो लाख लाख रुपए देती रहेगी 3 साल। नेचुरल लव एंड अफेक्शन के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट टू पे समथिंग। तो ऐसे में ये लीगली कब होगा? जब राइटिंग में हो और रजिस्टर हो। अब चूंकि बहन भाई की बात है तो फिर तीसरी बात करने की जरूरत नहीं है कि ऐसे रिलेशन के बीच में हो, क्योंकि बहन भाई उन्होंने बता दिया तो इसका मतलब एक क्लोज रिलेशन ऐसा है जिसमें रियल लव मौजूद है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे अगर इसको लिखवा लें और रजिस्टर करवा लें तो मामला हल हो जाएगा। बड़े सिनेरियो की तरफ चलते हैं। मिसेज इकराम वाज सर्चिंग फॉर अ हाउस फॉर हर फैमिली इन सिटी पॉश लोकेलिटी। मिसेज इकराम को शहर की एक पॉश लोकेलिटी में एक घर ढूंढ रही थी। हर ग्रैंडफादर नदीम हैज प्रॉमिस्ड टू पे हर 1 मिलियन बाय वे ऑफ अ गिफ्ट। ग्रैंडफादर नदीम ने वादा किया है कि मैं आपको 10 लाख का गिफ्ट दे दूंगा फॉर द परचेज ऑफ द हाउस। Her grandfather Nadeem has promised to pay 1 million ये गिफ्ट देंगे for purchase of house. After finalizing the deal with one of the state broker, Mrs. Ikram asked Nadeem to pay her 1 million as promised. Mrs. Ikram को शहर के एक पॉश इलाके में घर चाहिए और उस घर के लिए उनके दादाजी ने वादा कर लिया कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा ताकि आप उसकी चंद ईंटें तो खरीद ही सकें। पॉश लोकेलिटी में घर के लिए 10 लाख का वादा। मिसेस इकराम ने जब सारी डील फाइनल की तो उसके बाद दादाजी से कहा हाँ जी पैसे दें, तो दादाजी ने इनकार कर दिया मिसेस इकराम को पैसे देने से, और मिसेस इकराम ने एक लीगल केस फाइल कर दिया अपने ग्रैंडफादर के अगेंस्ट के उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस अब अदा किया जाए। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताएं कौन से हालात में मिसेस इकराम वुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम। अब अगेन गिफ्ट देने का वादा है, कंप्लीटेड गिफ्ट नहीं है, तो ये तो साइड पे हो गया। अब गिफ्ट देने का वादा है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर ये राइटिंग में होता और गवर्नमेंट में रजिस्टर करा दिया जाता देन मिसेस इकराम हैड द ऑप्शन कि वो अपने दादाजी को अदालत में ले जाके जलील कर सके। तो अभी जो है मतलब अंग्रेजों का कानून है वो जाहिर है उन्होंने नेचुरल लव एंड अफेक्शन का ख्याल नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि जी अगर ये इधर हम कहेंगे कि अगर ये लिखवा लिया होता और ऐसा कर लिया होता तो ये वाली चीज वैलिड थी। अगेन वही आंसर करने का तरीका, पहले बता दें कानून ये कहता है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन में ये 2 शर्तें पूरी हो जाएं तो एग्जीक्यूट हो सकता है। इस गिवन सिचुएशन में ग्रैंडफादर का मिसेस इकराम के साथ नेचुरल लव एंड अफेक्शन का रिलेशन है। नीचे सॉल्यूशन में आप फाइनल जवाब में लिख दें अगर वो 2 शर्तें पूरी हुई हैं तो रिकवर हो सकता है, और अगर वो 2 शर्तें पूरी ना हो तो रिकवर नहीं हो सकता। Respond to following independent scenario under provision of Contract Act 1872. Munir wanted to complete his bachelor degree from Europe. इस दफा मुनीर यूरोप जाना चाहता है। His paternal uncle Furqan Butt has promised him to pay 2 million by way of gift. उसको उसके अंकल ने कहा है कि मैं आपको 2 मिलियन गिफ्ट दूंगा। At the time of his admission to college in Europe, जिस दिन कॉलेज में एडमिशन हो गया मैं आपको उस वक्त 2 मिलियन दूंगा। जब एडमिशन हो गया एक अच्छे मशहूर कॉलेज में यूरोप में, मुनीर ने फुरकान बट से कहा हाँ जी 2 मिलियन जो आपने वादा किया था। फुरकान बट ने रिफ्यूज कर दिया और मुनीर ने केस फाइल कर दिया। अगर आप देखें तो पिछले पास पेपर से उन्होंने एक आइडिया पिक किया और इस दफा किरदार बदले, शहर बदला, मुल्क बदला, सिचुएशन थोड़ी सी घुमाई, लेकिन लॉजिक वही है। उसी तरह से सारी बातें हैं कि आप कहेंगे गिफ्ट देने का वादा है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, और ऐसे में इन अगर वो लिखा गया होता और रजिस्टर हो गया होता तो फिर वो रिकवर कर सकता था, अदरवाइज वो रिकवर नहीं कर सकता था।